हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। तो इस चैप्टर का नाम हमारा होगा मैकियावेली। ठीक है, अभी तक आपने 3 चैप्टर पढ़ लिया होगा, जिसमें कन्फ्यूशियस, प्लेटो और अरिस्टोटल। ठीक है, अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखे हैं तीनों, प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो मैकियावेली के ऊपर होगा। तो मैकियावेली में हमें सबसे इम्पोर्टेंट बातें कुछ अंडरस्टैंड करनी है, कुछ चीज़ें समझनी है। जैसे मैकियावेली को प्रथम आधुनिक विचारक माना जाता है। प्रथम आधुनिक विचारक माना जाता है। ठीक है, मैकियावेली का जन्म आधुनिक युग में होता है। देखिए, ये सारी बातें हम अभी आगे वीडियो में भी सीखेंगे चीज़ों को, कि मैकियावेली को प्रथम आधुनिक विचारक क्यों कहा जाता है। मैकियावेली ने धर्म को राजनीति से अलग किया, क्यों किया, है ना। तो क्या रीजंस थे, ऐसी क्या क्या सिचुएशन आ गई थी जो यूरोप में, जिससे कि मैकियावेली ने कोई स्टेप उठाया या नहीं उठाया, वो सारी चीजें हम एक एक करके वहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे मैकियावेली का जो जन्म हुआ है 1469 में। ठीक है, और इसकी डेथ जो होती है, मृत्यु होती है 1527 में, इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए इसका एक जनरल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं मैकियावेली के बारे में। मैकियावेली का जन्म इटली के फ्लोरेंस नगर में 3 मई 1469 को, यानी 1469 को हुआ था। ठीक है, फ्लोरेंस उस समय पुनर्जागरण के अभियान का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, अभी एक शब्द आपको याद रखना है, पुनर्जागरण। ठीक है, अभी चर्चा करेंगे पुनर्जागरण क्या है, कैसे है, इस सब चीजों के बारे में करके स्टडी करने वाले हैं। अभी आपको थोड़ा सा इतना समझना है कि जो मैकियावेली है इसका जन्म कहाँ हुआ है। इटली का एक शहर है फ्लोरेंस, वहां पे होता है इसका जन्म। और फ्लोरेंस ही एक ऐसा जगह है इटली का जहां से पुनर्जागरण, जहां से विज्ञान, जहां से तर्क, इन सब चीजों का विकास होता है, वही इसका केंद्र था। अब देखो, जिस वर्ष मैकियावेली का जन्म हुआ उसी वर्ष लॉरेंजो दे मेडिची क्या बन गए, बादशाह बन गए। मैकियावेली के पिता बर्नार्डो बर्नार्डो एक वकील थे और कई महत्वपूर्ण नागरिक पदों पर भी विराजमान थे या विद्यमान थे। ठीक है, तो ये कॉमन जनरल इंफॉर्मेशन है, आपको इतनी चीजें सीखनी है। मैकियावेली वाज बोर्न इन द फ्लोरेंस इटली ऑन 3 मई 1469। फ्लोरेंस वाज द मेन सेंटर ऑफ द रेनेसा मूवमेंट एट द टाइम। ठीक है, रेनेसा के समय, रेनेसा का जो मूवमेंट चल रहा था उस समय फ्लोरेंस क्या था, मेन सेंटर बना हुआ था रेनेसा का। लॉरेंजो डी मेडिची बिकम किंग द सेम ईयर मैकियावेली वाज बोर्न। ठीक है, जब मैकियावेली का जन्म होता है उसी साल क्या होता है, लोरेंजो दे मेडिची जो है वो वहां का बादशाह बन जाता है। ठीक है, मैकियावेली फादर बर्नार्डो वाज लॉयर एंड हेल्ड सेवरल इंपॉर्टेंट सिविल पोजीशंस। ठीक है, इनके फादर का नाम क्या था, बर्नार्डो था, जो कि एक क्या थे, लॉयर थे, वकील थे, और इन्होंने बहुत सारी पोस्ट को एक्वायर कर रखा था। अब देखिए आगे, मैकियावेली के समय यूरोप में तेजी से राजनीतिक परिवर्तन हो रहा था। राजनीतिक परिवर्तन का मतलब है कि जो यूरोप में जो अभी तक धर्म का प्रभाव बना हुआ था, यूरोप में जो अभी तक चर्च का प्रभाव बना हुआ था, है ना, अब चर्च और धर्म के प्रभाव से यूरोप धीरे धीरे निकल रहा था। अब यूरोप विज्ञान, तर्क, औद्योगिकरण, इन सब चीजों की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैकियावेली का जो जन्म था उस समय से क्या हो रहा था, यूरोप में राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे। सत्ता, जो राजनीतिक सत्ताएं कमजोर थी पहले मध्यकाल में, वो राजनीतिक सत्ताएं अब ताकतवर हो रही हैं। अब पोप का प्रभाव यहाँ से कम होगा, चर्च का प्रभाव कम होगा, धर्म की निरंकुशता कम होगी। अब सारी चीजें यहाँ पे धीरे धीरे अब राज सत्ता का प्रभाव यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए और क्या हो रहा है उस समय मैकियावेली के जन्म के समय, सामंतवाद से पूर्ण निरंकुश राजतंत्रीय सत्ता का विकास हो रहा था, तथा चर्च का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा था, और एक नए वर्ग, वाणिज्य वर्ग का उदय हो रहा है। ठीक है, वाणिज्य वर्ग का उदय हो रहा है, चर्च का प्रभाव क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, चर्च का प्रभाव कम हो रहा है, वाणिज्य वर्ग का उदय हो रहा है, अब सामंतवाद का अंत हो रहा है, अब राजा की शक्तियों में वृद्धि हो रही है, राजतंत्र में विकास हो रहा है।
तो ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक परिवर्तन को दर्शा रहा है यूरोप में। अब ऐसा क्यों हो रहा है, वो सब चीजें हम आगे देखेंगे, ठीक है। साथ ही समुद्री यात्राओं तथा छापे खाने की मशीन का भी विकास हो रहा था। अब देखिए ये सारी चीजें तो हो रही, यूरोप में डेवलपमेंट शुरू हो चुका है, विज्ञान का विकास धीरे धीरे आ रहा है। अब वहां पे प्रिंटिंग प्रेस, ये प्रिंटिंग मशीनें, अब वहां पे नेविगेशन वगैरह बनाए जा रहे हैं धीरे धीरे। वास्को डिगामा और ऐसे बहुत सारे समुद्री जो ट्रेवलर्स थे वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, विश्व की खोज कर रहे हैं। यानी अब आधुनिकता का वास्तविक दौर यहाँ से शुरू होने लगता है। ड्यूरिंग मैकियावेली's time, Europe was undergoing rapid political change. Feudalism was going away, absolute monarchical power, the influences of the church was constantly declining, and new class, the commercial class was emerging. ठीक है, अब यहाँ पे चर्च का जो पावर्स था वो डिक्लाइन हो रहा है, नए क्लासेस इमर्ज हो रहे हैं। नए क्लासेस में बेसिकली कमर्शियल क्लास या वाणिज्यिक वर्ग, इन सब का क्या हो रहा है, राइज हो रहा है इनका। एट द सेम टाइम सी ट्रेवल एंड प्रिंटिंग प्रेसेस वर डेवलपिंग। और इसी समय क्या हो रहा है, इसी समय समुद्री यात्राएं शुरू हो रही है धीरे धीरे। आप देखेंगे वास्को डिगामा आता है, बहुत सारे ऐसे जो नाविक थे वो धीरे धीरे अदर कंट्रीज की खोज करते हैं। और साथ में इस समय प्रिंटिंग प्रेस का विकास धीरे धीरे शुरू हो चुका था, यानी कि अब प्रिंटिंग मशीनें भी यूरोप के देशों में बनने लगी थी। अब देखिए और क्या हो रहा है यूरोप में, और क्या बदलाव आ रहे हैं। इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी में सुदृढ़ एवं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र राज्यों का आविर्भाव हो चुका था, परंतु मैकियावेली की जन्म भूमि इटली की स्थिति चिंताजनक थी। देखिए इटली में क्या हो रहा था, हर यूरोप के अलग अलग देशों में राजनीति में परिवर्तन हो रहा था, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आ रहे थे, और लेकिन इटली में ऐसी कोई ज्यादा जो परिवर्तन की लहर देखने को मिलती थी, वहां पे ये चिंताजनक स्थिति अभी भी बनी हुई है। बहुत ज्यादा परिवर्तन इटली में अभी भी नहीं हो रहा है। 1520 में मैकियावेली को फ्लोरेंस विश्वविद्यालय में फ्लोरेंस के घटनाक्रम को लिखने की जिम्मेदारी दी गई, जो बाद में उसकी रचना द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस के नाम से 1925 में प्रकाशित होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बुक है हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, फ्लोरेंस का इतिहास। वो एक बुक लिखता है। स्ट्रॉन्ग एंड सेकुलर नेशन स्टेट had emerged in England, France, Spain, and Germany, but the situation in Italy, Machiavelli's birthplace, was worrisome. यहाँ भी देखिए अभी भी मैकियावेली का जहाँ पे जन्म हुआ इटली में, दुनिया भर में अलग अलग देशों में, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इन देशों में क्या हो रहा है, पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी इटली की स्थिति, इटली की सिचुएशन क्या है, बिल्कुल वर्स कंडीशन है, बिल्कुल बदतर स्थिति अभी भी वहां पे बनी हुई है। In 1952, Machiavelli was given the responsibility of writing about the events in Florence at the University of Florence, which was later published as work History of Florence 1525। ठीक है, 1525 में उसने एक बुक लिखी, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस या फ्लोरेंस का इतिहास। तो अब यहाँ पे आपको क्या चीजें समझने के लिए जरूरी है, पुनर्जागरण। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में एक शॉर्ट डिटेल। हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस में मैकियावेली ने समाज में टकराव का कारण जनता और कुलीन शासकों के बीच को बताया। ठीक है, अब देखिए जो ये बुक लिखी इसने, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, हालांकि इतना डिटेल में नेट में नहीं क्वेश्चन पूछता है, बट आपको अपनी प्रिपरेशन को जारी रखनी है, क्योंकि आप आगे चल के एग्जाम की क्लियर करेंगे तो आप कॉलेज में जाएंगे पढ़ाने के लिए या फिर अदर फील्ड्स में जाएंगे, तो आपके पास इतना नॉलेज प्रॉपर होना चाहिए जिससे कि आप लेक्चर को डिलीवर कर सके अपना। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस में मैकियावेली ने समाज में टकराव का कारण जनता को और कुलीन शासकों के बीच में बताया कि समाज में जो संघर्ष बना हुआ है वो जनता के मध्य और कुलीन वर्गों के बीच में संघर्ष बना हुआ है। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने भी मैकियावेली की इस रचना को महान बताया है, क्योंकि इसमें पूंजीपति और गरीबों के बीच संघर्ष तथा गरीबों की तरफदारी ही मानव की खुशी संभव बताई गई है। देखिए मार्क्स ने भी ये बताया है कि समाज में संघर्ष हमेशा होता रहता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि एक अमीर होता है, दूसरा गरीब होता है। अमीर क्या करता है, गरीबों का शोषण करता है, इसीलिए समाज में संघर्ष हमेशा अमीर और गरीब के बीच में बना रहता है। तो मैकियावेली ने भी अपनी बुक हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस में ये बताया कि समाज में क्या है, संघर्ष बना हुआ है, किसके बीच में,
अमीर वर्ग और जनता के बीच में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 22 जून 1527 को इस महान राजनीतिक चिंतक का देहांत हो जाता है। मैकियावेली की कब्र पर लिखा हुआ है, कोई भी शब्द इस महान व्यक्ति की बराबरी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैकियावेली ने पहली बात सबसे महान काम क्या किया है? धर्म को राजनीति से अलग किया। धर्म को राजनीति से अलग किया। मैकियावेली ने पहली बार, ध्यान रखना, पहली बार अगर क्वेश्चन आए, पहली बार किस थिंकर ने धर्म को राजनीति से अलग किया है? तो मैकियावेली ने पहली बार धर्म को राजनीति से अलग किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए मैकियावेली के पहले, मैकियावेली से पहले धर्म का प्रभाव राजनीति पर बना हुआ था, यानी धर्म ज्यादा हावी था, चर्च का प्रभाव ज्यादा था और राजनीति का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा था। ठीक है, लेकिन मैकियावेली के आने के पहले भी यूरोप में पुनर्जागरण का काल शुरू हो चुका था। पुनर्जागरण का तात्पर्य है कि दोबारा से लोगों के अंदर चेतनाएं आ रही हैं, लोग पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, विज्ञान का विकास हो रहा है, तर्क का विकास हो रहा है, नई नई चीजों का आविष्कार हो रहा है, इन्वेंशन हो रहा है, समुद्री ट्रेवलर्स डेवलप हो रहे हैं धीरे धीरे, और अलग अलग देशों का खोज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये सब क्या चीजें कर रही हैं? ये सब विज्ञान को आगे बढ़ाने में, तर्क को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। इसी इसी काल को रेनेसा बोला गया है, या इसी एज को क्या बोला गया है? रेनेसा या पुनर्जागरण कहते हैं इसी काल को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पुनर्जागरण का क्या मतलब है, क्या अर्थ है इसका। देखिए 15वीं शताब्दी में इटली में जो सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक व राजनीतिक परिवर्तन हुए, उन्हीं को क्या बोला गया है? उन्हीं को पुनर्जागरण बोला गया है। ठीक है, सांस्कृतिक परिवर्तन, अब इटली में संस्कृति में बदलाव हो रहा है। जो संस्कृतियां पहले धर्म से प्रभावित थी, अब धर्म का प्रभाव कम हो रहा है। अब वहां पे आर्थिक प्रभाव बढ़ रहा है, अब सामंतवाद का अंत हो रहा है। ठीक है, सामंतवादी व्यवस्था का क्या हो रहा है? यहाँ पे अंत हो रहा है और पूंजीवाद का उदय होगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब समाज में परिवर्तन हो रहा है। अब समाज में परिवर्तन ऐसा हो रहा है, जो समाज में धर्म गुरुओं का प्रभाव बना हुआ था, पोप का प्रभाव बना हुआ था, अब वहां से पोप की निरंकुशता, पोप की राजनीति में जो हस्तक्षेप थे, वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। और साथ के साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो रहा है? राजनीतिक परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है, अब राजनीतिक परिवर्तन का मतलब क्या है? पुनर्जागरण, पुनर्जागरण। देखिए यूरोप में पुनर्जागरण का सीधा सा मतलब है कि यूरोप में परिवर्तन, यूरोप में परिवर्तन। परिवर्तन कैसा? धार्मिक परिवर्तन, समाज में परिवर्तन आ रहा है, राजनीति में परिवर्तन आ रहा है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में परिवर्तन आ रहा है। ठीक है? अब देखिए, अब यहाँ पे ऐसा परिवर्तन क्यों हो रहा है? यूरोप के पहले, देखिए यूरोप में ऐसा परिवर्तन क्यों हो रहा है? आधुनिक, देखिए ऐसा परिवर्तन इसलिए हो रहा है क्योंकि यूरोप में जो धर्म सुधार आंदोलन आया, धर्म सुधार आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन या फिर कहें पुनर्जागरण आंदोलन, पुनर्जागरण आंदोलन आने के पहले, पुनर्जागरण आने के पहले यूरोप में मध्यकाल का प्रभाव था। किसका प्रभाव था? मध्यकाल का प्रभाव था, मध्यकाल का प्रभाव। ठीक है, पुनर्जागरण के पहले यूरोप में किसका प्रभाव था? मध्यकाल का प्रभाव था। इसी मध्यकाल को एक अन्य नाम से जानते हैं, डार्क एज, डार्क एज या अंधकार का युग इसे कहते हैं। ठीक है, इसी मध्यकाल को किस नाम से जानते हैं? अंधकार के युग के नाम से जानते हैं।
अंधकार का युग। अब आप सोचो अंधकार के युग का क्या मतलब होता है। अंधकार का युग का मतलब क्या है, यहाँ पे तानाशाही होगी, निरंकुशता होगी, है ना, धर्म का प्रभाव होगा, विज्ञान का विकास नहीं होगा, यहाँ पे विज्ञान का विकास नहीं होगा, अंधविश्वास होंगे यहाँ पर, है ना, अंधविश्वास होंगे। ये सब चीजें क्या हो रही हैं, ये सब मध्यकाल में जब बहुत ज्यादा प्रभाव मध्यकाल का बना हुआ था ये सब चीजों में लेकर के। ठीक है, तो जैसे जैसे पुनर्जागरण प्रक्रिया शुरू होती है, पुनर्जागरण प्रक्रिया का मतलब है कि इस अंधकार युग से हमें निकलना है। ठीक है, अंधकार युग से बाहर आ रहे हैं, अंधकार युग से निकलना। अंधकार युग की मतलब है कि तानाशाही से निकलना, धर्म के चंगुल से निकलना, विज्ञान का विकास करना और अंधविश्वासों के जो माया जाल है इन सब से निकलना क्या कहलाता है, पुनर्जागरण कहलाता है। यानी मध्यकाल का अंत और पुनर्जागरण का आरंभ। मध्यकाल का अंत या डार्क एंड ऑफ डार्क एज और पुनर्जागरण का आरंभ। ठीक है, मध्यकाल के अंत के मतलब है कि हम अब अंधकार से बाहर आ रहे हैं, अब हमारे अंदर नई चेतना का विकास हो रहा है, नए विज्ञान का विकास हो रहा है। ठीक है, तो पुनर्जागरण से यही तात्पर्य है कि हम अंधकार के युग से निकल के एक आधुनिक युग में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पे क्या होगा, जहां पे विज्ञान का प्रभाव होगा, तर्क का प्रभाव होगा, राजनीति प्रभावशाली होगी, धर्म का प्रभाव नहीं होगा, चर्च का प्रभाव नहीं होगा, पोप की निरंकुशता नहीं होगी, यहाँ पे निरंकुश राजतंत्र का प्रभाव होगा। तो ये सब क्या हो रही है, ये सब पुनर्जागरण का प्रारंभ है। फिर इसके साथ साथ और चीजें हमें क्या, विज्ञान के विकास के साथ साथ अब यहाँ पे और क्या हो रही है, उद्योगों का विकास हो रहा है। अब यहाँ पे देखोगे बहुत सारे थिंकर्स आएंगे, बहुत सारे आर्टिस्ट आएंगे, बहुत सारे कलाकार आएंगे, गैलीलियो जैसे थिंकर्स आते हैं, गैलीलियो जैसे वैज्ञानिक आते हैं। ठीक है, फिर यहीं पे आप देखेंगे प्रिंटिंग प्रेस आ रही है, अब यहीं पे प्रिंटिंग प्रेस का विकास हो रहा है धीरे धीरे। अब यहाँ पे बुक्स पब्लिश हो रही हैं। ठीक है, बुक्स का क्या हो रहा है, पब्लिकेशन हो रहा है। तो ये पुनर्जागरण का एज है, ये आधुनिक युग का उदय है, ये आधुनिक युग की पहचान है, ये पहचान है आधुनिक युग। ठीक है, तो हम अब क्या, पुनर्जागरण का मतलब है कि हम जो है मध्यकाल से निकल करके एक नए आधुनिक युग में प्रवेश कर रहे हैं। वो आधुनिक युग कैसा होगा, विज्ञान वाला युग होगा, तर्क वाला युग होगा, राजनीति का प्रभाव होगा, धर्म का प्रभाव नहीं होगा, चर्च का प्रभाव नहीं होगा, पोप की निरंकुशता नहीं होगी, व्यक्ति के विवेक को महत्व दिया जाएगा। ठीक है, विज्ञान का विकास होगा, वहां पर उद्योगों का विकास होगा, गैलीलियो गैलीलियो जैसे वैज्ञानिक आएंगे, फिर प्रिंटिंग प्रेस का विकास होगा, फिर हॉब्स लॉ रूसो जैसे धीरे धीरे विचारक आगे बढ़ेंगे। इन सब के विचारों से भी नए वर्ग का उदय होता है, मध्यम वर्ग का उदय होता है यहाँ पे। ठीक है, इसके साथ साथ मध्यम वर्ग का उदय होता है। तो ये सब चीजें क्या कर रही हैं, ये सब चीजें पुनर्जागरण को आगे बढ़ाने में मदद कर रही हैं और आधुनिक युग की शुरुआत में मदद कर रही हैं। ठीक है, देखिए अब पुनर्जागरण जो था यह 16वीं सदी में क्या होता है, पूरे यूरोप में फैल जाता है। ठीक है, इट स्प्रेड्स थ्रू आउट यूरोप इन द 16th सेंचुरी। रेनेसा आधुनिक युग का क्या था, आगमन था। रेनेसा का मतलब पुनर्जागरण, इसको इंग्लिश में रेनेसा भी कहते हैं। रेनेसन रेनेसा वाज द एविडेंट ऑफ द मॉडर्न एज। देखिए रेनेसा या पुनर्जागरण आधुनिक युग का आरंभ क्यों था, क्योंकि रेनेसा के समय क्या हो रहे थे, बहुत सारे परिवर्तन हो रहे थे। कौन कौन से परिवर्तन, अब जो पहले जो राजनीति में जो धर्म का प्रभाव था, अब वो धर्म का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है। अब विज्ञान आ रहा है, तर्क आ रहा है, राजनीति में निरंकुशता आ रही है, वो सारी चीजें का प्रभाव बढ़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जिसमें रेनेसा के समय क्या हो रहा है, आधुनिक युग के आरंभ के समय, जिसमें मध्ययुगीन या अंधकार युग में प्रचलित धार्मिक रूढ़ियों, अतार्किकता, भाग्यवाद की बजाय अब क्या विकास हो रहा है, मानवता, विज्ञान व तर्क को अपनाया गया है। ठीक है, रेनेसा के समय, पुनर्जागरण के समय, जो मध्य युग में जिसको अंधकार युग के नाम से भी जानते हैं, इसमें क्या प्रचलित था, पहले
रूढ़ियां प्रचलित थी, अतार्किकता प्रचलित थी, अंधकार प्रचलित था, अंधविश्वास प्रचलित था, उन सब के बजाय अब रेनेसा के समय में पुनर्जागरण काल में क्या हो रहा है, विज्ञान को आगे बढ़ाया जा रहा है, मानवतावाद को आगे बढ़ाया जा रहा है, तर्क को आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ये सब क्या कर रहे हैं, विज्ञान, मानवता, तर्क, ये सब पुनर्जागरण को आगे बढ़ाने में या आधुनिक युग को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। ठीक है, इसी रेनेसा ने राष्ट्र राज्य को आगे बढ़ाया। इसी रीते से राष्ट्र राज्य, औद्योगिकरण, पूंजीवाद, शहरीकरण व धर्मनिरपेक्षता की नींव डाली। ठीक है, अब देखो जो अंधकार में किसका प्रभाव था, अंधकार में, अंधकार युग में या मध्य युग में राष्ट्र राज्य का प्रभाव नहीं था, बल्कि प्रभाव किसका था, चर्च का प्रभाव था, पोप का प्रभाव था। ठीक है, मध्य युग में क्या था, मध्य युग में औद्योगिकरण नहीं था, बल्कि सामंतवाद का प्रभाव था। किसका प्रभाव था, सामंतवाद का। अब देखिए जैसे रेनेसा आता है, पुनर्जागरण आता है, तो सामंतवाद का प्रभाव समाप्त हो जाता है और औद्योगिकरण और पूंजीवाद का प्रभाव शुरू होता है। ठीक है, पूंजीवाद का प्रभाव शुरू होता है, शहरीकरण होता है, धर्मनिरपेक्षता की नींव रखी जाती है। अंधकार के युग में क्या था, अंधकार डार्क एज में क्या था, आप देखो डार्क एज में धर्म का प्रभाव बना हुआ था, धर्म का प्रभाव राजनीति पर था, यानी जो राजनीति थी हमारी, जो पॉलिटिक्स था, वो रिलीजियस के अंडर में काम करता था, वो पोप के अंडर में काम करता था। धर्म का प्रभाव ज्यादा था मध्यकाल में, जबकि राजनीति का प्रभाव कम था। लेकिन उल्टा हो गया कब, जैसे ही रेनेसा आया, जैसे ही पुनर्जागरण आया, जैसे ही आधुनिक युग की शुरुआत होती है, वैसे ही धर्म का प्रभाव क्या होता है, कम हो जाता है और धर्मनिरपेक्षता की नींव बढ़ जाती है। और धर्म का जो प्रभाव था कम होने के साथ साथ प्रभाव किसका बढ़ता है, यहाँ पे राजनीति का प्रभाव बढ़ जाता है। ठीक है, राजाओं का वर्चस्व बढ़ जाता है यहाँ पे, और धर्मनिरपेक्षता की नींव यहीं से स्टार्ट हो जाती है। अब इसी समय में देखिए अलग अलग थिंकर्स भी पैदा होते हैं, जैसे लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो जैसे चित्रकारों, मैकियावेली जैसे राजनीतिक चिंतक, कोलंबस, वास्को डिगामा जैसे यात्री पैदा होते हैं इसी एज में। कॉपरनिकस, केपलर, गैलीलियो जैसे वैज्ञानिक ने रेनेसा की पृष्ठभूमि को क्या किया है, तैयार किया है। क्योंकि कॉपरनिकस, केपलर, गैलीलियो इन सब ने क्या बताया, इन सब ने बताया कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी गोल है। ठीक है, पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इसके पहले पोप क्या बताता था, पोप कहता था कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी समतल है ना। पोप ये तर्क देता था कि किसी ने पोप से ये पूछा कि पोप जी आप ये बताओ कि ये वृक्ष है, ठीक है, ये पेड़ है हमारा, मान लो इस पेड़ में फल लगे हुए हैं, तो ये फल नीचे क्यों गिरते हैं, ये फल नीचे क्यों गिरते हैं। पोप ने कहा देखो मूर्ख मानव, आदमी कहाँ रहते हैं, नीचे रहते हैं, तो फल भी तो नीचे गिरेंगे आदमियों को खाने के लिए। लेकिन आगे चल के एक न्यूटन नामक वैज्ञानिक होता है, ठीक है, न्यूटन एक पेड़ के नीचे लेटा था और पेड़ से फल नीचे गिरा। न्यूटन ने सोचा क्यों गिरा, ठीक है, तो न्यूटन ने क्या किया, इसके ऊपर रिसर्च किया और यह बताया कि पृथ्वी के अंदर ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटी होती है, पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है जो अपनी तरफ हर वस्तु को खींचती है। जो भी ऑब्जेक्ट होंगे वो अपनी तरफ क्या करती है, अर्थ हमारी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उसको। तो अब सबने दिखा दिया। अब देखो यहाँ पे न्यूटन ने बताया सबको, धीरे धीरे ये न्यूटन ने प्रचार कर दिया कि कोई भी चीज फल नहीं। अच्छा अब ये पोप से ये पूछो, अब न्यूटन ने ये बोला कि पोप से ये पूछो कि क्या हम पत्थर ऊपर फेंकेंगे, पत्थर को अगर हम ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे क्यों आ जाता है, क्या पत्थर को भी आदमी खाता है, इसलिए। तब तो पोप चुप हो गया, अब पोप के पास कोई जवाब नहीं। अब पोप की यहाँ से पोल खुलने लगी, क्योंकि धीरे धीरे अब यहाँ पे विज्ञान का विकास होना शुरू हो चुका है। अब इसी को क्या बोला गया है, इसी को आधुनिक युग, वैज्ञानिक युग, पुनर्जागरण का काल, है ना, किसी भी नाम से आप इसको रेनेसा के नाम से बुला सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो रेनेसा है, जो पुनर्जागरण है, इसमें विज्ञान का, तर्क का, है ना, इन सब चीजों का क्या होता है, विकास होता है। धर्म का प्रभाव कम हो जाता है और चर्च की जो पोप की निरंकुशता थी वो भी धीरे धीरे क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और राजनीति में धर्मनिरपेक्षता का प्रभाव बढ़ता है, राजनीति में राजा का प्रभाव बढ़ता है। ठीक है, तो और विज्ञान, तर्क, इन सब चीजों का विकास होने के साथ साथ और भी चीजें जो प्रिंटिंग प्रेस वगैरह हैं, उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज हैं, ये सब क्या होती है, धीरे धीरे विकसित होना स्टार्ट कर देती है। तो
तो ये रही पुनर्जागरण की कहानी। ठीक है, अब देखते हैं मैकियावेली की अध्ययन पद्धति कैसी है। मैकियावेली की अध्ययन पद्धति के बारे में देखते हैं। ठीक है, मैकियावेली की होनी चाहिए। मैकियावेली की अध्ययन पद्धति में अनुभववाद और इतिहास का क्या है, समन्वय। ठीक है, यानी मैकियावेली के अध्ययन में दो चीजें पाई जाती हैं, एक तो अनुभववाद पाया जाता है, एक तो इतिहासवाद का भी समन्वय पाया जाता है। ठीक है, मैकियावेली हैज coordinated empiricism and history in his study method। मैकियावेली की अध्ययन पद्धति को अनुभूति प्रधान या ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति भी कहते हैं। कभी क्वेश्चन आ जाए कि मैकियावेली की अध्ययन पद्धति में अनुभूति या फिर ऐतिहासिक पद्धति का मिश्रण पाया जाता है, तो बिल्कुल सही बात हुई। ठीक है, मैकियावेलीज स्टडी मेथड इज कॉल्ड एक्सपीरियंस बेस्ड और हिस्टोरिकल स्टडी। ठीक है, प्रोफेसर डनिंग और सेबाइन, ठीक है, दो ऐसे विचारक हैं, कौन कौन से, प्रोफेसर डनिंग और प्रोफेसर सेबाइन, यह कहते हैं कि मैकियावेली की अध्ययन पद्धति में ऐतिहासिक तत्व है ही नहीं, कोई इतिहास की इसमें व्याख्या नहीं है, कोई ऐतिहासिक तत्व नहीं है। ठीक है, प्रोफेसर डनिंग एंड सेबाइन डू नॉट कंसीडर हिज स्टडी मेथड टू बी हिस्टोरिकल। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान रखना कि कौन से ऐसे दो थिंकर्स हैं जिन्होंने यह बताया कि मैकियावेली की अध्ययन पद्धति में ऐतिहासिकता की कोई भी वस्तु या ऐतिहासिकता की कोई भी झलक देखने को हमें नहीं मिलती है। तो डनिंग और सेवाइन ऐसे दो विचारक हैं जिन्होंने बोला कि मैकियावेली की अध्ययन पद्धति में इतिहास की कोई झलक या कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता। अब इनके यहाँ पे दोनों के स्टेटमेंट यहाँ पे देख लेते हैं। डनिंग क्या बोलते हैं, मैकियावेली की पद्धति देखने में जितनी ऐतिहासिक लगती है, यथार्थ रूप में उतनी है नहीं। उसके पर्यवेक्षण अधिकतर ऐतिहासिक न होकर अपने समय के थे। ठीक है, डनिंग कहता है Machiavelli's method is not as a historical, it is appears to be most of his observation were not historical but of his own time। सेबाइन आगे क्या कहता है, मैकियावेली की अध्ययन पद्धति पर्यवेक्षणात्मक थी। ठीक है, यानी दो ही ऐसे थिंकर हैं, सेबाइन और डनिंग, दो ऐसे थिंकर्स थे जिन्होंने बोला कि मैकियावेली की अध्ययन पद्धति ऐतिहासिक नहीं है। ये बात ध्यान रखना, ऐतिहासिक नहीं है। तो कोटेशन की बात है, कोटेशन आप ध्यान से पढ़ेंगे। अब देखते हैं कुछ मैकियावेली की बुक्स के बारे में। इसकी कुछ फेमस बुक्स हैं जैसे आर्ट ऑफ वॉर। इसमें इसने बताया है कि राजा को कभी भी भाड़े की सेना नहीं रखनी चाहिए, भाड़े की सेना। ठीक है, या रेंट आर्मी बोलते हैं। कभी भी एक राजा को भाड़े की सेना नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, हमेशा मैकियावेली ने ये सपोर्ट दिया है, ये समर्थन किया है कि राजा को हमेशा अपने राज्य की सेना को ही रखना चाहिए। नागरिक जो होंगे इस राज्य के, उन्हीं को सेना नायक या सेनापति बनाना चाहिए, उन्हीं को सेना में भर्ती करना चाहिए। हमें भाड़े की सेना या बाहर की किसी देश से सेना का इंपोर्ट नहीं करना है। ठीक है, तो ये आर्ट ऑफ वॉर 1521 के अंदर लिखी गई इसकी बुक। द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस में इसने बताया कि समाज में वर्ग संघर्ष बना हुआ है। समाज में क्या है, वर्ग संघर्ष है। किसके बीच में, नागरिक के बीच में और पूंजीपति के बीच में, अमीर या पूंजीपति के बीच में। ठीक है, ये क्या है, संघर्ष बना हुआ है। अब क्वेश्चन आपसे अगर यहां से बन जाए कि कार्ल मार्क्स ने निम्नलिखित में से मैकियावेली की कौन सी पुस्तक से प्रभावित था, तो हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस से प्रभावित था, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस में मैकियावेली ने बताया कि समाज में वर्ग संघर्ष विद्यमान है, एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण कर रहा है। ठीक है, फिर इसकी अगली पुस्तक है द प्रिंस, जो 1532 के अंदर लिखी गई। ठीक है, लिखी तो बहुत पहले गई थी, 1512-13 के आसपास, पर ये पब्लिश होती है 1532 में। इसमें प्रिंस ने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है। किसका समर्थन किया है, निरंकुश राजतंत्र का। अब आगे समझेंगे कि प्रिंस में निरंकुश राजतंत्र का समर्थन क्यों किया है, इसके बारे में आगे देखें। ठीक है, अब देखिए अगली इसकी बुक है डिस्कोर्स ऑन लिवी। हम लोग हमेशा शॉर्ट में पढ़ते हैं डिस्कोर्स ऑन लिवी, मैकियावेली की बुक है, बट इसका पूरा नाम क्या है, डिस्कोर्स ऑन फर्स्ट 10 बुक्स ऑफ टाइटस लिवियस। ठीक है, इसमें इसने क्या बताया है, इसमें गणतंत्र के ऊपर इसने विचार दिया। दो शब्द हैं। ठीक है, गणतंत्र के ऊपर विचार।
और प्रिंस में क्या दिया है इसने, प्रिंस में निरंकुश राजतंत्र के ऊपर विचार दिया है। दोनों शब्द अलग अलग है, ध्यान देना, ठीक है। फिर आगे इसके एक नाटक लिखता है मान ग्राडोला, ठीक है। मान ग्राडोला इसने एक नाटक लिखा है जो अभी तक नेट में नहीं पूछा गया है और ना ही कभी ये पूछा भी जाएगा। चलिए अब देखते हैं, एक कंपैरिजन स्टडी करते हैं प्रिंस की और डिस्कोर्स ऑन द लिबी की, ठीक है। इन दोनों पुस्तकों के बारे में देखते हैं, दोनों की पुस्तकों में, मैकियावेली की जो दोनों पुस्तकें हैं इनमें क्या डिफरेंस है, किस पुस्तक में किन किन बातों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो कभी कभी यहाँ से नेट में क्वेश्चन पूछा गया है, एक दो बार पूछा है 2016-17 के आसपास क्वेश्चन कि मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, बट क्वेश्चन को मैं आपको जब प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा तो उस समय मैं आपको रिमाइंड करवा दूंगा, ठीक है। तो अभी ये फिलहाल देखते हैं एक बार। अब देखिए द प्रिंस के बारे में, द प्रिंस में कुल कितने चैप्टर हैं, 26 चैप्टर है, 26 अध्याय हैं, 3 भाग है इसमें, और इसमें राजतंत्र के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है, राजतंत्र के बारे में, ठीक है, यानी कि मोनार्की के बारे में बताया गया है। अब इसके प्रमुख नायक कौन है, सीजर बोर्जिया, ठीक है। तो द प्रिंस का प्रमुख नायक कौन है, सीजर बोर्जिया। द प्रिंस में मैकियावेली ने सशक्त व निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है। द प्रिंस में मैकियावेली ने इटली की पतनशील व्यवस्था का विवरण दिया है तथा व्यवस्था की स्थापना के लिए निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है। अब कभी कभी नेट में क्वेश्चन ये पूछता है या अदर स्टेट के एग्जाम में कि मैकियावेली ने इटली के लिए किस प्रकार की शासन व्यवस्था का वर्णन किया है, तो इटली के लिए मैकियावेली ने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है। क्यों किया है, क्योंकि मैकियावेली कहता है कि जैसे लोग होंगे, ठीक है, जैसे लोग होंगे, जैसे लोगों का स्वभाव होगा, वैसे ही वहां की शासन व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे निरंकुश क्या, यहाँ पे निरंकुश लोग थे, यहाँ पे लालची लोग थे। मैकियावेली ने कहा कि निरंकुश राजतंत्र इटली में इसलिए है क्योंकि यहाँ के लोग क्या हैं, लालची हैं, यहाँ के लोग क्या हैं, धूर्त हैं, यहाँ के लोगों में आर्थिक असमानता विद्यमान है, इसीलिए यहाँ पर एक निरंकुश राजा का होना बहुत जरूरी है। निरंकुश राजा आएगा तभी इटली का क्या होगा, एकीकरण हो पाएगा, अन्यथा इटली का एकीकरण नहीं होगा। अब दूसरी तरफ देखते हैं डिस्कोर्स ऑन द फर्स्ट 10 बुक्स ऑफ टाइटस लिवियस। इसमें मैकियावेली ने किसका वर्णन किया है, गणतंत्र का वर्णन किया है, ठीक है। सरकार का पक्ष देते हैं ये। गणतंत्र को इसने क्या माना है, अच्छी शासन व्यवस्था माना है। इसने निरंकुश राजतंत्र को बताया है कि इटली के लिए ही यह अच्छी है, क्योंकि इटली के लोग बहुत बेकार हैं, बहुत बेकार लोगों को निरंकुश शासक ही चाहिए, वही सुधार सकता है। लेकिन जहां के लोग सभ्य हों, जहां के लोग भले हों, जहां के लोग सद्गुणी हों, वहां के लिए मैकियावेली ने कहा निरंकुश राजतंत्र नहीं बल्कि गणतंत्र होना चाहिए, ठीक है। सभ्य शासन के या सभ्य लोगों के लिए, भले लोगों के लिए मैकियावेली ने गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की बात की है, ठीक है। अब डिस्कोर्स ऑन लिबी में गणतंत्र, सरकार, नागरिकों के अधिकार, जनता की भागीदारी व लोकतंत्र व स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। ये बात आप जरूर याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक में मैकियावेली ने गणतंत्र का विचार दिया है, ये नागरिकों के अधिकारों के ऊपर विचार दिया है, या फिर मैकियावेली ने लोकतंत्र और स्वतंत्रता के ऊपर विचार दिया है। तो डिस्कोर्स ऑन द लिबी के ऊपर इसने विचार दिया, ठीक है। मैकियावेली को चुनाव में बड़ी आस्था थी। वह कहता है कि प्रिंस के मुकाबले मजिस्ट्रेटों के चुनाव में जनता कम गलती कर सकती है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या बता रहा है मैकियावेली, मैकियावेली कहता है कि प्रिंस जो है, यानी जो निरंकुश राजा है प्रिंस, वो क्या कर सकता है, ज्यादा गलतियां कर सकता है, ठीक है। वो निरंकुश हो सकता है, निरंकुश तो है ही है, पर वो गलती ज्यादा कर सकता है। उसकी अपेक्षा जनता क्या करती है, जनता कम गलती करती है, किसके चुनाव में, मजिस्ट्रेटों के चुनाव में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसकी जो मेन आस्था थी वो गणतंत्रात्मक सरकार में थी, ठीक है। लोकतंत्र में विश्वास था इसका, लोगों की स्वतंत्रता में विश्वास करता था। लेकिन कहता है कि जहां पे लोग सद्गुणी नहीं होंगे, जहां पे लोग लालची होंगे, जहां पे लोग धूर्त होंगे, वहां पे निरंकुश राजतंत्र होना चाहिए। और इटली के लोग लालची, धूर्त, अन्यायी, अत्याचारी हैं, इसलिए वहां पर निरंकुश राजतंत्र होना चाहिए, ठीक है। इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए जब मैकियावेली को राजदूत के रूप में कार्य कर रहा था, उसी समय वो 1502 में किससे मिलता है, फ्रांस के शासक सीजर बोर्जिया से मिलता है, ठीक है।
सीजर बोर्जिया क्या है, सीजर बोर्जिया से बहुत ज्यादा प्रभावित है, ध्यान रखना, फ्रांस के शासक से क्या है, बहुत ज्यादा प्रभावित है। उसी से ही प्रभावित होकर के, सीजर बोर्जिया से प्रभावित होकर के इसने एक बुक लिखी, द प्रिंस, ठीक है। और द प्रिंस में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछेगा कि द प्रिंस में मैकियावेली ने अपना आदर्श शासक किसे माना है, आदर्श शासक सीजर बोर्जिया को माना है। किसको माना है, सीजर बोर्जिया को माना है, जो कहाँ का शासक था, सीजर बोर्जिया फ्रांस का शासक था, ठीक है। सीजर बोर्जिया से एक बार ये फ्रांस में मिलता है, कब मिलता है, जब इसको राजदूत या अम्बेसडर बनाया जाता है, तो उस समय ये फ्रांस में जाता है और वहां पे इसकी मुलाकात होती है 1502 में सीजर बोर्जिया से। तो ये सीजर बोर्जिया से मिलता है और वहां की शासन व्यवस्था को देख करके अब बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, और उसी से प्रभावित होकर के इसने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम क्या है, द प्रिंस, ठीक है। द प्रिंस तो लिख दिया इसने। द प्रिंस का जो हीरो है वो कौन है, सीजर बोर्जिया है। द प्रिंस का हीरो कौन है, सीजर बोर्जिया है। सीजर बोर्जिया कहाँ का शासक है, फ्रांस का शासक है, ठीक है। मैं आपको इसलिए बार बार चीजों को बता रहा हूँ, रटाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं, आप यहाँ से बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं लगा पाओगे, ये चीजें रटने की, ठीक है। तो बोर्जिया से प्रभावित होकर के इसने एक बुक लिख दी, द प्रिंस। 1532 के आसपास ये बुक पब्लिश होती है, ठीक है। अब देखिए, द प्रिंस में बोर्जिया को आदर्श राजा के रूप में चित्रित कर दिया इसने। वहीं पर द प्रिंस जो है फ्लोरेंस के शासक, फ्लोरेंस के शासक लॉरेंजो द मेडिची को समर्पित है, ठीक है। अब देखो, प्रिंस प्रिंस किससे प्रभावित होकर लिखा, सीजर बोर्जिया से प्रभावित होकर के प्रिंस नामक एक बुक लिख दी, एक किताब लिख दी। और उस किताब का नायक किसको बना दिया, जिससे यह प्रभावित हुआ, किससे प्रभावित हुआ, फ्रांस के शासक सीजर बोर्जिया से। तो प्रिंस का हीरो कौन है, सीजर बोर्जिया है। लेकिन जब उसने प्रिंस बुक लिख दी, बुक लिख कर ले आया, और यह बुक किसको दे दिया, यह बुक जो है फ्लोरेंस का एक शासक था, लॉरेंजे द मेडिची। प्रिंस बुक उसको, लॉरेंजे द मेडिची को उसने दे दिया कि हो सकता है इस प्रिंस को लॉरेंजे डी मेडिची जो है फॉलो करे, फॉलो करके आगे बढ़े, ठीक है। लेकिन होता क्या है, लॉरेंजो लॉरेंजो ने इसकी आशाओं पर क्या करता है, पानी फेर दिया। ना मैकियावेली का कुछ होता है और ना ही इटली का एकीकरण भी होता है, ठीक है। जो मैकियावेली ने प्रिंस नामक रचना लिखी, वो किससे प्रभावित होकर लिखी, सीजर बोर्जिया से प्रभावित होकर लिखी। सीजर बोर्जिया से प्रभावित होकर उसने लिख दिया द प्रिंस। द प्रिंस का नायक किसको बना दिया, सीजर बोर्जिया को बना दिया, क्योंकि उसी से प्रभावित हुआ था ये, जो फ्रांस का शासक था सीजर बोर्जिया। लेकिन जब प्रिंस बुक लिख करके लाया वो फ्लोरेंस के शासक के पास, और वो लारेंजियो द मेडिची को इसने प्रिंस नामक बुक दे दिया, आप इस बुक को पढ़ो और इसको फॉलो करो, ठीक है। फॉलो करो और अपने यहाँ भी फ्रांस के सीजर बोर्जिया के जैसा ही एक आदर्श राज्य की स्थापना करो, जिससे कि फ्लोरेंस में एकीकरण आ जाए, इटली का एकीकरण हो जाए। लेकिन लारेंजो दे मेडिची जो था, न तो उस बुक को पढ़ा ढंग से, और न ही उसकी आशाओं पर, मैकियावेली की आशाओं पर ये खरा उतरा, ठीक है। तो न तो इटली का एकीकरण हुआ और न ही उसने कुछ किया राजा ने। अब वही दूसरी तरफ आप प्रिंस डिस्कोर्स को देख लें। डिस्कोर्सेस ऑन लिवी पुस्तक में मैकियावेली ने किस पर बल दिया है, आजादी व गणतंत्र पर बल दिया। देखो, मैंने यहाँ पे रेड करके क्यों लिखा है, क्योंकि यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। जो एग्जाम में एज इट इज पॉइंट्स आए हैं, मैंने उनको उठा करके सीधा यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, क्योंकि यही बार बार पूछेगा। तो डिस्कोर्सेस मुझे किस पर बल दिया है, मैकियावेली ने व्यक्ति की आजादी पर बल दिया है, गणतंत्र पर बल दिया है। वही द प्रिंस पे किस पर बल दिया है, राजतंत्र पर, बल्कि निरंकुश राजतंत्र पर बल दिया, ठीक है। अब ये गणतंत्र राज्य के लिए मैकियावेली एक शब्द का प्रयोग करता है, स्वतंत्र राज्य। स्वतंत्र राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं। स्वतंत्र राज्य में लोग कैसे होंगे, सद्गुणी होंगे, तथा वे स्वेच्छा से कानूनों का पालन करते हैं। इसमें शासन व्यवस्था का वर्गीकरण भी किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। अब कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि मैकियावेली ने जो शासन व्यवस्था का वर्गीकरण किया है, किस पुस्तक में किया है। तो मैकियावेली ने शासन व्यवस्था का वर्गीकरण और गणतंत्र का विचार, स्वतंत्रता का विचार, लोकतंत्र का विचार, स्वतंत्र राज्य का विचार, इन सब का वर्णन केवल एक ही बुक में किया है। उस पुस्तक का नाम है डिस्कोर्स ऑन द लिवी, ठीक है। अब देखो, मैकियावेली ने डिस्कोर्स ऑन लिवी में गणतंत्र क्यों बोल दिया इसने, गणतंत्र होना चाहिए, क्योंकि मैकियावेली कहता है कि गणतंत्र शासन व्यवस्था अच्छी होती है, ठीक है। लेकिन वो कहता है गणतंत्र शासन
उन्हीं के लिए अच्छा होगा, उन्हीं राज्यों के लिए अच्छा है जहां पर लोग क्या होंगे, लोग जहां पे सद्गुणी होंगे, जहां पे लोग अपने आप कानूनों का पालन करते हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ प्रिंस में उसने बोला कि प्रिंस के जो इटली के लोग हैं वो लालची हैं, निरंकुश हैं, भ्रष्ट हैं, उनके लिए निरंकुश राजतंत्र आना चाहिए। ठीक है। तो अब यहाँ पे गणतंत्र और राजतंत्र में थोड़ा सा आप अंतर करके चलेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब उसने लेरेंजो को पुस्तक दे दी द प्रिंस, लेकिन लेरेंजो ने उस पुस्तक को फॉलो नहीं किया। और मैकियावेली का भी नहीं कुछ होता है, न तो इटली का कुछ होता है। ठीक है। अब देखिए इसमें मैकियावेली ने राज्य की सुरक्षा व एकता पर जोर दिया है। किसमें दिया है? द प्रिंस में दिया है। या द प्रिंस, द प्रिंस नामक पुस्तक में मैकियावेली ने किस पर फोकस किया ज्यादा? राज्य की सुरक्षा पर, राज्य की सुरक्षा, राज्य की एकता पर जोर दिया है। क्योंकि इटली का विभाजन हो चुका है अभी मैकियावेली के जन्म के समय, तो कहा जाता है कि जो भी थिंकर होता है उसका अपने जन्म के समय उसकी परिस्थितियों का उस थिंकर के विचारों में प्रभाव जरूर दिखाई देगा। ठीक है। अब देखिए मैकियावेली की प्रसिद्धि, यह महान पुस्तक है। कौन सी पुस्तक? द प्रिंस। द प्रिंस महान पुस्तक है इसकी। इस पुस्तक में मैकियावेली ने आदर्श शासक सीजर बोर्जिया को माना है, और यह बताया है सीजर बोर्जिया को कि आदर्श राज्य की स्थापना कैसे होगी, इसके बारे में सीजर बोर्जिया को बताया। ठीक है। अर्थात देखिए अब मैकियावेली ने द प्रिंस बुक लिखी, इस बुक में क्या है? शासन कला के ऊपर है। राज्य कला का वर्णन किया है कि शासन राजा को कैसा चलाना चाहिए, राजा को नैतिकता का पालन नहीं करना चाहिए बल्कि नैतिकता का दिखावा करना चाहिए। प्रिंस में उसने बताया मैकियावेली ने कि एक राजा को शेर और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। ठीक है, शेर की तरह ताकतवर होना चाहिए जो युद्ध और हिंसा को तुरंत समाप्त कर दे, तुरंत काबू पा ले किसी भी परिस्थिति पर। और लोमड़ी की तरह उसे चालाक होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, जिससे कि जनता को अपने पक्ष में हमेशा करके रखे, इससे क्रांति नहीं होगी। ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि मैकियावेली ने अपनी किस पुस्तक में शासन कला का विचार दिया है, या राज्य की कला का विचार दिया है? इसने दिया है द प्रिंस। प्रिंस 1532। ये बात अब बार बार सीखेंगे। ठीक है। अब देखिए द प्रिंस का आदर्श शासक कौन है? सीजर बोर्जिया है। अब डिस्कोर्सेज की तरफ देखते हैं। डिस्कोर्सेज में मैकियावेली कहता है कि जनता की आवाज किसकी आवाज होती है? ईश्वर की आवाज होती है। यानी कि जनता को इसने ज्यादा महत्व दिया। इसने बोला कि जनता में ही ईश्वर का वास होता है। अब देखिए जनता का शासन गणतंत्र है, प्रिंस राजतंत्र के शासन से अधिक उपयुक्त। ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि जो जनता का शासन गणतंत्र है, गणतंत्र जो है राजतंत्र से ज्यादा अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि राजतंत्र में निरंकुशता होती है। ठीक है। राजतंत्र में निरंकुशता होती है, राजतंत्र में व्यक्ति को आजादी कम मिलती है, ये बात ध्यान रखना। वहीं पे जो गणतंत्र है, गणतंत्र में जनता का शासन होता है, जनता को आजादी मिलती है, यहाँ पे व्यक्ति अपने मन के मुताबिक काम कर सकता है, यहाँ पे निरंकुशता नहीं पाई जाएगी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है। मैकियावेली के मत में आदर्श गणतंत्र कौन सा था? रोमन साम्राज्य था। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने इसको रेड में बोल्ड करके लिखा हुआ है। मैं इसको पीपीटी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, पीडीएफ दे दूंगा। अब पीडीएफ के लिए आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। ठीक है, आप पहले वीडियो को देखिए, फिर पीडीएफ में हमको ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आपको अगर पीडीएफ मिलती है तो डायरेक्टली इस पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्टली जा सकते हैं। ठीक है। मैकियावेली के मन में या उसके विचार से आदर्श राज्य कौन सा राज्य था? रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य मैकियावेली के अनुसार आदर्श राज्य था, आदर्श साम्राज्य था। ठीक है। अब देखते हैं ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपना पढ़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी मैं इंग्लिश में एक एक करके पढ़ाऊंगा, फिर साथ के साथ वीडियो थोड़ी सी बड़ी होती जाएगी। तो एक बार मैं धीरे धीरे स्लाइड को, इससे आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप चीजों को क्लियर कर सकते हो। देखिए कुछ अन्य फैक्ट के बारे में देखते हैं यहाँ पे। ग्रामसी कैसा विचारक है? नव मार्क्सवादी विचारक है। ठीक है। ग्रामसी की बुक कौन सी है?
द प्रिजन नोटबुक, प्रिजन नोटबुक, द मॉडर्न प्रिंस। ठीक है, देखो द प्रिंस किसने लिखी, ये मॉडर्न हटा दो, मॉडर्न को अगर हटा दो तो द प्रिंस बन जाएगी। द प्रिंस किसकी है, मैकियावेली की है। और द मॉडर्न प्रिंस किसकी है, ग्रामसी की है। ठीक है, ग्रामसी द प्रिंस के बारे में क्या बताता है, देखो द प्रिंस के बारे में मूल बात यह है कि एक यह एक व्यवस्थित ही नहीं बल्कि एक जीवित रचना है जिसमें राजनीतिक विचारधारा और राजनीतिक विज्ञान मिथक का नाटकीय रूप धारण करते हैं। ठीक है, फिर ये अपनी किस बुक बताता है ऐसा, मॉडर्न प्रिंस में। राजतंत्र के लिए मैकियावेली परतंत्र राज्य शब्द का प्रयोग करता है, परतंत्र राज्य। ठीक है, तथा परतंत्र राज्य के लोग शक्ति व दंड के भय से कानूनों का पालन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा दो शब्द समझेंगे। राजतंत्र के लिए उसने कौन शब्द का प्रयोग किया है, राजतंत्र के लिए उसने परतंत्र शब्द का प्रयोग किया है। अब यहाँ पे देखो आप, गणतंत्र के लिए उसने कौन शब्द प्रयोग किया है, स्वतंत्र राज्य शब्द। तो इन दोनों में थोड़ा सा अंतर आप करना सीखें। ठीक है, गणतंत्र के लिए उसने स्वतंत्र राज्य शब्द का प्रयोग किया है। एक बार मैं आपको लिख के समझा दे रहा हूं। गणतंत्र के लिए कौन शब्द का प्रयोग किया है, स्वतंत्र राज्य, राज्य शब्द का प्रयोग किया। वहीं पर उसने राजतंत्र के लिए क्या किया है, राजतंत्र के लिए परतंत्र राज्य, परतंत्र राज्य शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, परतंत्र राज्य शब्द का प्रयोग किया। अब थोड़ा सा इसमें अंतर समझ लेते हैं, दोनों में क्या अंतर है। देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है गणतंत्र, गणतंत्र का इसने, गणतंत्र के लिए इसने किस शब्द का प्रयोग किया है, स्वतंत्र राज्य शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, स्वतंत्र राज्य शब्द का प्रयोग किया, यानी गणतंत्र में क्या होगी, स्वतंत्रता होगी। इसको स्वतंत्रता होगी, यानी गणतंत्र जो होगा वो स्वतंत्र राज्य होगा, इसमें किसी की तानाशाही नहीं होगी। क्यों स्वतंत्र राज्य होगा गणतंत्र, क्योंकि मैकियावेली कहता है गणतंत्र स्वतंत्र राज्य इसलिए होगा क्योंकि गणतंत्र में लोग क्या होते हैं, सद्गुणी होते हैं, नैतिकता से परिपूर्ण होते हैं, और कानूनों का पालन करते हैं, कानूनों का पालन स्वयं करते हैं। ठीक है, अब वही दूसरी तरफ आप देखेंगे, राजतंत्र के बारे में ये परतंत्र राज्य क्यों कहता है, परतंत्र राज्य का मतलब है दूसरे का राज्य, दूसरे का राज्य, दूसरे का राज्य का मतलब किसका है, नागरिकों का राज्य नहीं। दूसरे का राज्य का क्या मतलब है, नागरिकों का राज्य नहीं, नागरिकों का अपना राज्य नहीं, बल्कि निरंकुश राजा का राज्य। इसका राज्य निरंकुश राजा का। मैकियावेली देखो ऐसा क्यों बोलता है कि राजतंत्र एक परतंत्र है, राजतंत्र एक दूसरे का राज्य है, राजतंत्र में सद्गुणी लोग नहीं रहते हैं, इसलिए ऐसा बोलता है। ठीक है, देखो राजतंत्र को इसने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि इसने बताया कि राजतंत्र में लोग जो है कानून का पालन तो करते हैं, कानून का पालन तो करते हैं, लेकिन स्वयं से नहीं, स्वेच्छा से नहीं, अपनी मनमर्जी से नहीं, बल्कि किसके कारण करते हैं, भय के कारण, दंड के कारण। ठीक है, तो फिर आगे मैकियावेली क्या बोलता है कि राजतंत्र में क्या है, राजतंत्र को परतंत्र इसलिए इसने बोलता है क्योंकि राजतंत्र में लोग कैसे होते हैं, लालची होते हैं, अनैतिक लोग हैं, इसमें भ्रष्टाचारी लोग भरे पड़े हैं। इसीलिए मैकियावेली कहता है जहां पे लोग लालची, जहां पे अनैतिक, जहां पे भ्रष्टाचारी हो, वहां के लोगों के लिए निरंकुश राजतंत्र सबसे अच्छा है। कौन सा, निरंकुश राजतंत्र, क्योंकि अनैतिक और भ्रष्टाचारी लोगों को नियंत्रण में कौन ला सकता है, एक निरंकुश, एक तानाशाह राजा ला सकता है ना। उसी उसी उसके दंड से ये लोग क्या करते हैं,
भ्रष्टाचारी लोग, अनैतिक लोग उसके दंड से कानूनों का पालन करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्या बोल रहा है मैकियावेली? दूसरी तरफ मैकियावेली कह रहा है कि जहां पे लोग सद्गुणी होंगे, ठीक है, जहां पे लोग सद्गुणी होंगे वहां पे क्या होगा? गणतंत्र होगा, वहां पे लोगों को स्वतंत्रता मिलेगी, है ना? सद्गुणी लोगों के साथ क्या किया जाएगा? सद्गुणी लोगों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करेगा राजा। सद्गुणी लोगों के साथ जो है स्वतंत्रता का बर्ताव किया जाएगा। तो इसलिए मैकियावेली ने बोला कि जहां पे निरंकुश राजतंत्र वहां पाया जाएगा जहां पे लोग क्या होंगे? कानून का पालन नहीं करेंगे, या करेंगे तो भय के दंड से करेंगे। या फिर राजतंत्र वहां पे होगा जहां पे लोग क्या होंगे? लालची, लोभी और निरंकुश, या फिर लालची, लोभी और भ्रष्टाचारी लोग होंगे। ये चीजें आपको थोड़ी सी समझनी है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, अदरवाइज अगर इसकी पीडीएफ बन जाएगी तो मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा अगर आप लेना चाहें। जितना मैंने अभी तक पढ़ा रखा है सब ऊपर से लेके नीचे तक का, मतलब अरस्तु से लेके जितना भी एक ही स्लाइड से बनता है, ये अनलिमिटेड होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते जाएंगे तो ये अपना आप आगे बढ़ता जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। Gramsci's main Gramsci's main point about the prince is only that is not only systematic but also living work in which political ideology and political science take the dramatic form of myth। ठीक है, इसकी बुक कौन सी है? द मॉडर्न प्रिंस। ग्रामसी की बुक है द मॉडर्न प्रिंस। Machiavelli uses the term dependent state for monarchy, and people of dependent state follow the law due to fear of power and punishment। ठीक है, अब मैकियावेली ने किस शब्द का प्रयोग किया है? डिपेंडेंट स्टेट का प्रयोग किया। डिपेंडेंट स्टेट का प्रयोग किसके लिए किया है? स्टेट के लिए किया है। ठीक है, मोनार्की के लिए किया है। मोनार्की के लिए एक शब्द का प्रयोग करता है, एक टर्म्स का यूज करता है, डिपेंडेंट स्टेट। क्यों करता है? क्योंकि यहाँ के लोग जो होते हैं ना, मूर्ख हैं, लालची हैं। लालची, मूर्ख और सच्चाई लोगों के लिए उसने बताया कि मोनार्की इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ के लोग लालची और मूर्ख तो नहीं है, ये कानून का पालन भी नहीं करते। अगर करते भी हैं तो किसके डर के कारण करते हैं? पनिशमेंट के डर के कारण। ठीक है, तो ये वीडियो आज हम यहीं पे क्लियर करते हैं और अगला पार्ट हम जो पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम भी देखिए लगभग 12 बज चुके हैं रात के, तो अगली वीडियो हम कल मॉर्निंग में शूट करेंगे। और अभी तो अपलोड नहीं कर सकता मैं वीडियो, मॉर्निंग में अपलोड करूंगा आपके लिए, और अभी कोई फायदा नहीं क्योंकि रात में कौन वीडियो देखेगा इसको। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और जिसमें हम देखेंगे एक बार फिर से राज्यों का वर्गीकरण और उसमें शासन व्यवस्था के किन किन रूपों का वर्णन किया है। ठीक है, ये सब चीजें हम यहाँ पे पीपीटी के थ्रू पढ़ेंगे, और आगे पीपीटी थोड़ी सी और मैं बना के तब अगली वीडियो शूट करूंगा। तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चैनल पर आप अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। कमेंट के थ्रू हमें पता चलता है कि आपकी कितनी पार्टिसिपेशन है वीडियो को देखने में, आप कितना इंटरेस्ट लेते हैं वीडियो को देखने में, सीखने में चीजों को, है ना। इससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है कि आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डेडिकेटेड है, प्रॉपरली वो देखते हैं वीडियो को कंटिन्यू। ठीक है, मैं उनका नाम अभी सॉ ऑफ नहीं करूंगा क्योंकि वो काफी टाइम से देखते आ रहे हैं, उनका प्रॉपर कमेंट भी आता है। तो मुझे लगता है कि वो बच्चे थोड़ा सा अपने फ्यूचर को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर वो कमिटमेंट है उनका कि वो कुछ करके दिखाएंगे। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो उनको लगता है कि हमें कोचिंग के बिना, हमें फ्री कोचिंग के करके, यूट्यूब से पढ़ के, बिल्कुल आप यूट्यूब से पढ़ के एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे आज के टाइम पे सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। हाँ, बट आपको कंप्लीट कोर्स नहीं मिलेगा यूट्यूब पे, सिवाय मेरे चैनल के अलावा। ठीक है, मेरे चैनल पे ही आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, और दूसरे चैनल पे कहीं अगर मिल भी जाएगा तो वो आपको, आपके उतने काम का नहीं होगा। वो बस उन्होंने बस जल्दी जल्दी में कंप्लीट कोर्स कराने का एक वे बना रखा होगा कि हम 10 वीडियो में 10 चैप्टर क्लियर करेंगे, बट हमारा ये मेंशन नहीं होता, हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि हम 10 वीडियो में 10 चैप्टर को क्लियर करें। हम तो यहाँ तक कि 6-6, 7-7 वीडियो पढ़ाते हैं एक एक चैप्टर के लिए, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे की क्लास हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो हमारा उद्देश्य है कि मैं जितना मैं पढ़ाऊंगा आपको प्रॉपर तरीके से, इतने अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपका सारा डेटा, सारा जो आपके अंदर जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएं और आसानी से आप चीजों को समझ सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।